चुनावी माहौल शुरू हो गया, चुनावी यात्रा शुरू हो गई है, क्या दिन भी आएगा? नहीं, बिल्कुल। बल्कि मैं तो 18 जून से अपने हल्के में मैंने एक जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, जिस नाते सभी जो गांव हैं और जो हमारे जितने साथी हैं नए पुराने उन तक पहुंचने का एक प्रयास है, जो अब करीब करीब समाप्त हो गया है। और उसके अलावा चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी दल हो, तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है, क्योंकि अब तो 2.5 महीने बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, शायद 2.5 भी ना बचे हों। अक्टूबर के शायद तीसरे सप्ताह में चुनाव हो सकते हैं। तो हाँ, चुनावी सीजन है। अभी चुनावी सीजन में मुख्यमंत्री भी लगातार घोषणा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इस प्रकार से सरकार के सारे फैसले एकदम से बदले जा रहे हैं? एक लाइन में कहूँ तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जनता जो है वो इतनी समझ रखती है, उनका विवेक इतना तीखा है कि ये जो इलेक्शन से 2 महीने पहले की जो घोषणाएं होती हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। खास तौर पे एक ऐसी सरकार जो 10 साल से प्रदेश में सत्तासीन रही हो, तो ये सारी चीज़ें यदि 2 साल पहले की होती तो लोगों के अंदर घर भी करती। लेकिन अब जो कुछ भी किया जा रहा है वो ऐसा लगता है वो डेस्परेशन है, कि जिस प्रकार से फीडबैक तो खैर बहुत समय से मिल रहा था सरकार को, लेकिन अब खासतौर पर लोकसभा के चुनाव के नतीजे के बाद और उससे पहले भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बदले गए और कैबिनेट बदली गई और अलायंस खत्म किया गया, तो पार्टी को बीजेपी को आभास तो पहले से था, लेकिन बात इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी होगी उसका आभास शायद उन्हें अब हुआ है लोकसभा नतीजे के बाद। और इसीलिए वो सारी चीज़ें जिनको वो अपनी उपलब्धियां मानते थे, उन्हीं को अब वो पलटने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब देर बहुत हो चुकी है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों का जो मन है, लोगों का जो मत है, वो बन चुका है। मैदान में नहीं, मुकाबला तो देखिए बड़ा सीधा हरियाणा में कम से कम जो 2024 अक्टूबर का चुनाव है, सीधी फाइट कांग्रेस और बीजेपी के है। तीसरी कोई पार्टी या गठबंधन की फिलहाल इस चुनाव में कोई जगह नहीं है। अभी हर सीट पे कांग्रेस की एक लंबी लिस्ट हो गई 4 कैंडिडेट्स की, क्या मानते हैं आप? बड़ा एक ये भी अपने आप में मुकाबला है, चुनाव का मुकाबला अलग है, लेकिन ये एक बड़ा मुकाबला है। नहीं, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो हेल्थ कैसी है उसका इंडिकेटर है। चुनाव से पहले यदि किसी पार्टी के लिए लंबी लाइन लगती है टिकटार्थियों की, तो इस बात का संकेत है कि उस पार्टी के आसार जो हैं वो स्पष्ट तौर पे लोगों की नज़रों में और नेताओं की नज़रों में बहुत बेहतर है चुनाव की दृष्टि से। और महत्वाकांक्षा होती है लोगों की, तो बिल्कुल जिस आदमी ने ग्राउंड पे काम किया है, जिसने मेहनत की है, वो अपना दावा तो पेश करेगा ही। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मैं उचाना से चुनाव लड़ूंगा। अब मेरे उचाना के आने के बाद कहीं ब्रजेंद्र सिंह या वीरेंद्र परिवार भाग न जाए। यार, दुष्यंत की बातों का ना मेरे को जवाब देना भी अटपटा लगता है। अब ये सवाल ही कितना अटपटा है कि हम ना भाग जाएं, हमारा तो घर है, हम कहाँ भागेंगे? भाग के किसी बिल में थोड़ी घुसेंगे। बाहर से तो वो आए हुए हैं, शक तो उन पे था कि वो पलट के आएंगे या नहीं आएंगे। मेरे को खुशी इस बात की है कि वो सिटिंग एमएलए हैं वहां से और 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो लोगों के मन में बड़े सवाल हैं जो उनसे पूछे जाएंगे, तो उन सवालों का जवाब दें। वीरेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, फलाना ढिमकाना कौन क्या करेगा, उनसे क्या, वो तो सिटिंग एमपी हैं। बड़े मजबूत तरीके से उन्होंने राज किया है और उसी मजबूती से लोग अब उनसे रूबरू होंगे वहां के। अभी लोकसभा में उनको 4210 वोट मिले उचाना से, आपको विधानसभा में क्या लगता है? नहीं, मैं भविष्यवाणी तो कभी करता नहीं, लेकिन जो आपने शुरू में सवाल पूछा था कि मुख्य मुकाबला किसका है, ये उसी कड़ी का हिस्सा है कि कोई भी तीसरा दल या तीसरा कोई अलायंस यदि बनता है तो उसकी आज के दिन हरियाणा में कोई जगह नहीं है। बाकी आपने जो जिक्र किया, पिछले असेंबली के चुनाव में शायद 92,000 या 93,000 वोट मिली थी उचाना से। वो एमएलए बन के जब गए थे 47,500 वोट से। अब 92,000-93,000 वाली पार्टी यदि 4200 पे आ जाए और पूरी लोकसभा में 22,000 वोट आए,
तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूं उनके बारे में चर्चा करके उनको तरजीह देना है, जो कि आज के दिन उनको देना बनता नहीं, क्योंकि उनका राजनीतिक वजन जो है वो खत्म हो चुका है। भाई राज्यसभा वाला मामला ब्रजेंद्र सिंह जी आपके फादर ने भी बयान दिया है, ब्रजेंद्र सिंह ने राज्यसभा में भेजना चाहिए। ये देखिए, विनेश फोगाट का जहां तक मेरा बड़ा सीधा सीधा मानना है कि महिला रेसलिंग का जहां तक सवाल है, वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रेसलर हुई है। एशियन का गोल्ड मेडल जीतने वाली वो इकलौती महिला पहलवान है। और एशियन का गोल्ड मेडल जो है कुश्ती की तर्ज कुछ इस तरह की है कि वो ओलंपिक वाले से कम नहीं है, क्योंकि वही प्लेयर ज्यादातर जो हैं एशिया के ही उस कैटेगरी में महिलाओं के, ओलंपिक में भी वही टॉप प्लेयर्स हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो उनका वेट कंट्रोल नहीं हो पाया। अब स्टाफ की कमी रहेगी या जो उनके साथ डायटिशियंस थे उनकी कमी रहेगी, जो भी था एक बहुत भारी चूक हुई है, जिससे विनेश फोगाट और पूरे देश को बड़ा एक धचका सा लगा, क्योंकि बहुत उम्मीद बांध ली थी हम सब ने कि उस जापानी लड़की को पहले राउंड में हराने के बाद और जिस तरह से उसके बाद के 2 राउंड जीते थे, तो एक पूरा देश आश्वस्त था कि एक गोल्ड आएगा रेसलिंग में पहली बार हमारा। तो वो नहीं हो पाया, बहुत बहुत दुख हुआ सबको। बाकी राज्यसभा में भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए वो पार्टियों को देखना है, लेकिन थोड़ा मेरा मत ये जरूर है कि इस तरह की भावनात्मक चीजें जो हैं उसको ज्यादा राजनीतिकरण भी उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत उत्कृष्ट दर्जे की खिलाड़ी हैं। हाँ, ये ठीक है कि उन्होंने अपनी एक उस भाव में रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, तो हालांकि मैं तो ये चाहूंगा कि वो कंटिन्यू करें। अभी तो 29 साल की हैं और उनके अंदर अभी बहुत रेसलिंग बची है, क्योंकि अब भी जो वापस आई हैं, जिन परिस्थितियों से निकल के वो वापस आई हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वो इस स्तर पे पहुंच चुकी थी। तो मेरा तो मत यही रहेगा कि वो अपनी रेसलिंग जारी रखें और जो देश से उनको उम्मीद है वो आने वाले समय में पूरी करें। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है आपको, या फिर ये एक तरीके से कैसा मामला लगता है? नहीं, देखिए, मैं कॉन्स्पिरेसी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत भावनात्मक मुद्दा हो गया था, क्योंकि उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल आने लग रहा है। और वो जब आप सुबह सुबह उठ के जब आप अपना टेलीफोन खोल लें और पहला उस पर न्यूज फ्लैश ये होगी विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई है, तो किसी को ये चीज समझ में नहीं आई। और कई घंटे तो यही नहीं समझ में आया कि जब ये पहले 3 राउंड में इसका वेट ठीक था, तो बाद में कैसे वो वेट बढ़ गया। तो वो चीजें हैं, लेकिन मैं इसको प्योरली टेक्निकल मामला देखता हूं, जिसमें उनके स्टाफ से, उनके जो डाइट कंट्रोल करने वाले हैं, उनसे शायद कोई चूक हुई है। जो 2-2.5 किलो वेट उनका उन 3 राउंड्स के बाद जो बढ़ा है, शायद उनके पास समय पर्याप्त नहीं था कि उस वेट को वो 50 किलो से नीचे ला सकते। प्रयास उन्होंने बहुत किया है, पूरी रात उस पर मेहनत की गई है, और लेकिन फिर भी 100 ग्राम की कसर रह गई। तो जैसे मैंने कहा, मैं खेलों में साजिश, कॉन्स्पिरेसी उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। वो तो कभी कोई इंक्वायरी हुई और बात निकल के आ गई तो अलग बात है, बट फिलहाल तो तथ्य यही है कि बहुत भारी चूक हुई, जिसकी वजह से एक हमारी इतनी सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला जो रेसलर है, उनका गोल्ड मेडल जो आ सकता था, वो उससे देश वंचित रह गए। कांग्रेस में अलग अलग गुट बने हुए हैं, आप किस तरीके से पैरवी कर पा रहे हैं? आपके काफी कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं टिकट लेकर मैदान में आए, वो तो क्या मानते हैं? देखिए, ये मेरा काफी समय से मानना है कि गुटबाजी जो है वो एक, ठीक है, आप संज्ञा उसको दे सकते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी जो बहुत पुरानी पार्टी हो, जो राज की पार्टी रही हो, उसके अंदर बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो पार्टी के होते हैं, उनके साथ लोग जुड़े होते हैं, उनके साथ भी नेता जुड़े होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट वॉच करना, उनको आगे बढ़ाने में भी नेता की एक जिम्मेवारी होती है। तो उस नाते यदि आप उसको गुट की संज्ञा दें तो ठीक है, लेकिन ये मुख्यतः तो यही है कि हर व्यक्ति जो है, उसके साथ जो लोग दुख सुख में रहे हैं, संघर्ष में रहे हैं, अच्छे टाइम में रहे हैं, बुरे टाइम में रहे हैं, तो जब समय आए तो वो भी उनकी मदद कर सके। तो यहीं तक है। बाकी जब इलेक्शन जब आता है, जब टिकटें वगैरह अनाउंस हो जाती हैं, तो पार्टी पूरा अपने दम कम से एक होकर चुनाव लड़ती है। आपके कांग्रेस में आने के बाद उजाला से जो कांग्रेस के लगातार उम्मीदवार तैयारी कर रहे थे कैंडिडेट के, तो वो अब नाराज दिखाई देते हैं। क्या उनको मनाने की कोशिश की जाएगी टिकट मिलने के बाद? मनाने की कोई बात ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि महत्वाकांक्षा होती है आदमी की, उसमें
कुछ लोग यदि प्रयासरत हैं तो ठीक है, वो प्रयासरत रहेंगे, अपने टिकट की कोशिश करेंगे, बाकी जब टिकट हो जाएगी तो सारे एक होकर चुनाव लड़ेंगे। एक दिन कल चौटाला जी की सरकार में कौन सी अहमियत मिली थी? ये तो सारा सिलसिला शुरू हुआ था जब हुड्डा जी की सरकार 2004 में आई, और उसके बाद जो प्रोत्साहन राशि और नौकरियों में उच्च पदक के हिसाब से जो मिलने का एक सिलसिला शुरू हुआ, और स्पोर्ट्स का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, उसकी देन है जो उसके नतीजे आज तक आने लग रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा प्रयास तो खिलाड़ी का, उसके परिवार का, उसके कोचेस का रहता है, लेकिन सरकार एक जो माहौल तैयार करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, चाहे वो फिर उन खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने का या उनको प्रोत्साहन देने का जो तरीका है, तो उससे है। बाकी अभय जी खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, तो मैं मानता हूं इस बात को कि उनके समय में भी काम हुआ था। खासतौर पे एक बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने ये की थी कि HSIDC जो है, पूरी जो हरियाणा की वॉलीबॉल टीम थी, वो HSIDC में उनको नौकरी वगैरह मिलती थी, और उस समय पूरे देश की जो वॉलीबॉल की टीम थी उसके करीब 70% खिलाड़ी हरियाणा से होते थे। तो उस नाते ठीक है उनका कहना, लेकिन ये कहना कि हमारी वजह से ये हो रहा है, वो थोड़ी अतिशयोक्ति होगी। असली शुरुआत जो ये हुई थी, ये करीब 20 साल पहले हुई थी। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर।